जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट समझाया था दो वेक्टर्स का। अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे करोगे। अरे भाई याद है कि भूल गए? मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी cos थीटा। तो आप LHS को सॉल्व करो या RHS को सॉल्व करो, फाइनली आपके पास क्या आता है? मैग्नीट्यूड, यानी कि सिर्फ एक नंबर। क्या आपके पास सॉल्व करके कोई नया वेक्टर आता है? नहीं। समझ में आ गया? इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट या ये कहो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे बड़ा और सबसे पहला डिफरेंस यही है कि डॉट प्रोडक्ट में फाइनली निकलकर क्या आता है आपके पास? एक नंबर, मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी। और यहां पर आपके पास क्या निकल कर आएगा सॉल्व करके? एक नया वेक्टर। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास निकल कर क्या आता है? हमारे पास आता क्या है फाइनली? एक नया वेक्टर। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? तो मान लेते हैं बच्चों कि ये रहा ए वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1k, और ये रहा हमारे पास एक बी वेक्टर जिसका नाम है a2i b2j प्लस c2k। कोई दिक्कत? और हमें करना क्या है? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो कुछ है और मान लेते हैं थीटा इनके बीच का एंगल है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें अक्सर जरूरत पड़ने वाली है, जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसकी जरूरत पक्का पड़ेगी। कैसे फाइंड करते हैं बच्चों किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड? उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनके स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। याद है कि भूल गए? ऐसे ही b वेक्टर का मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब कुल मिलाकर हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना यह है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर में क्या आएगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर आप दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो या क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो उनके बीच में कौन सा साइन आएगा? क्रॉस का। डॉट मत लगाना, क्योंकि अगर एक डॉट भी लगा दिया तो वो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपको कौन सा साइन लगाना है? क्रॉस का। तो याद रखना, ए क्रॉस बी जब भी करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करोगे, क्या आएगा आपके पास? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। ये अपने दिमाग में सबसे पहले फिट कर लो। ये चीज सबसे पहले यही याद कर लो कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे तो कैसे करोगे? ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। मेरी बात समझ में आ गई? ए बी साइन थीटा एन कैप, जिसमें ए बी कौन है? दोनों का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसका साइन कर देना, और एन कैप। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैंने तुम लोगों से कहा था जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो निकल कर क्या आएगा? एक वेक्टर निकल के आएगा। तो चेक करना ये वाला पार्ट तुम्हें वेक्टर नजर आ रहा है? जरा चेक करो, इसके अंदर से यहां से लेकर यहां तक ये क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड। ये पूरा एक मैग्नीट्यूड ही तो है, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा भी एक नंबर ही है, और यहां पर आपको मिल गया एक डायरेक्शन एन कैप।
तो जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा ये पूरा बन जाएगा एक न्यू वेक्टर। क्या बन जाएगा एक नया वेक्टर। तो ये वाली बात तो समझ में आ गई कि RHS में से निकल के एक नया वेक्टर आ रहा है। क्या इधर वाला पार्ट भी तुम्हें एक वेक्टर नजर आ रहा है? ये अभी तुम्हें नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी क्रॉस प्रोडक्ट करना मुझे तुम्हें सिखाना है। इतनी बात समझ में आ गई। पर फॉर्मूला याद कर लो, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो हमेशा ये बात याद रखना कि AB sin थीटा n कैप लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। 2 मिनट के लिए मैं ये मान लेता हूं ऐसा मैंने मान लिया। हम जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो निकल कर एक नया वेक्टर आएगा। ये रहा वो नया वेक्टर। तो अगर ये सच में एक नया वेक्टर है तो कुछ नाम दे दो इसको। मैंने इसको क्या नाम दे दिया बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या मान लिया? मैंने ये मान लिया कि सी वेक्टर है AB sin थीटा n कैप। नहीं समझे? अभी कुछ सॉल्व नहीं करा मैंने, अभी कुछ समझा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? हम जानते हैं कि A क्रॉस B करके नया वेक्टर आएगा। RHS में साफ दिख रहा है कि ये सच में एक नया वेक्टर है। तो अगर ये नया वेक्टर है तो कुछ तो नाम दोगे। दिमाग में इमेजिन करो ना, आपके पास एक नया वेक्टर आ गया है AB का क्रॉस करके, तो इसको नाम तो दोगे ना कुछ। क्या नाम दिया हमने? C वेक्टर। अगर A क्रॉस B करके C वेक्टर आ रहा है तो यही तो है वो C वेक्टर। बोलो हाँ। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि C वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, तो दिमाग लगाओ AB sin थीटा ही तो होगा। बोलो हाँ, क्योंकि C, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया? C वेक्टर। और अगर मैं तुमसे कहूं कि C वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ तो खाली इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट ही तो लिख दोगे इसके मैग्नीट्यूड में। आई बात समझ में? और C वेक्टर की अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछी जाए तो सिर्फ डायरेक्शन तो वो n कैप नहीं हो गया, क्योंकि ये पूरा C वेक्टर है जिसमें से AB sin थीटा इसका मैग्नीट्यूड है। तो n कैप क्या हुआ? डायरेक्शन। तो C वेक्टर, दिस इज C वेक्टर, तो C वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई? n कैप। तो C वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर। तो ये रहा वो यूनिट वेक्टर। और मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? AB sin थीटा। बात समझ में आ रही है? हमने सिर्फ नाम दिया है इसको C वेक्टर। आप कुछ भी नाम दे दो, P नाम दे दो, Q नाम दे दो, कुछ भी दे दो। इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? अब एक और सुनो मजे की बात। जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो नया वेक्टर निकल कर आता है वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। एक नई जानने लायक मजेदार बात दिमाग में फिट कर लो। इसका मतलब जब मैंने इन दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करा, क्रॉस प्रोडक्ट करा, तो जो नया वेक्टर निकल कर आया ना C वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कहां होगी? A और B दोनों के परपेंडिकुलर। A और B दोनों के परपेंडिकुलर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। देखो, मान लो बच्चों ये एक प्लेन है, ये लग रहा है प्लेन जैसा। अरे ये आपकी किताब मान लो यार, प्लेन जैसा नहीं लग रहा क्या? लग रहा है। इस पर दो वेक्टर बना देता हूं। ये रहा A वेक्टर और ये जा रहा है B वेक्टर। दिख रहा है? बड़ा बड़ा बनाओ। ये दोनों वेक्टर क्या एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं? बोलो हाँ। तो इनका अगर मैं, और इनके बीच में बच्चों एंगल क्या है बच्चों? थीटा। तो जो नया वेक्टर होगा जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा वो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से ये हो गया C वेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई? फिर से सुन लो। जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एक नया वेक्टर आता है। यहां तक बस मैंने यही बताया। उसका मैग्नीट्यूड AB sin थीटा है, n कैप उसकी डायरेक्शन है। नाम दे दिया C वेक्टर। अब यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि वो जो नया होगा C वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आएगा वो आखिर जाएगा कहां? वो उन दोनों के, A और B के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आगे बात समझ में? वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। पर वो पिक्चर से कैसे शो होगा? ऐसे ही शो होगा। मान लो बच्चों ये मेरा हाथ है,
इसमें ये वाली फिंगर ए वेक्टर है और ये वाली फिंगर बी वेक्टर है। चेक करो ये दोनों एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर नया वेक्टर कहाँ जाएगा? प्लेन के परपेंडिकुलर। चेक करो ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, हाँ, और इस वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आ रहा है। आगे बात समझ में? पर बच्चों क्या जरूरी है ऊपर ही आए? ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस प्लेन के नीचे चला जाए, तो ये माइनस सी वेक्टर बन जाएगा। बोलो हाँ। अगर मान लो दो वेक्टर इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो सी वेक्टर प्लेन के नीचे भी तो जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, हाँ या ना? क्योंकि अगर नीचे जाएगा तब भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? फिर से समझाओ। ए वेक्टर बी वेक्टर, ये रहे, थीटा उनके बीच का एंगल है, ये उनका मैग्नीट्यूड है। आपको ये मेन बात याद रखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करोगे आंसर क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एन कैप। समझ गए? व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर। और ये जो नया वेक्टर आएगा निकलकर और दोनों तरफ सॉल्व करने के पर नया वेक्टर आएगा। ये आरएचएस में तो आपको नया वेक्टर दिख ही रहा है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। एलएचएस में जब सॉल्व करोगे तब भी नया वेक्टर आएगा, वो मैं भी बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है? तो ये भी एक नया वेक्टर आएगा। इस नए वेक्टर को नाम दे दिया सी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया ए बी sin थीटा, एन कैप हो गई इसकी डायरेक्शन। कोई दिक्कत? और यहां पर मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो नया वेक्टर आएगा दो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर दो वेक्टर का, वो नया वेक्टर उन दोनों वेक्टर के जिनका क्रॉस प्रोडक्ट किया गया उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर कैसे होगा? ऐसे ही होगा। बोलो हाँ। अब या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? वो हम बाद में चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मैं आई कैप क्रॉस आई कैप करूं तो क्या होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? आई कैप का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट मैंने किसके साथ कर दिया? आई कैप के साथ ही। तो आई कैप एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और इसका प्रोडक्ट इसी के साथ कर दिया। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला यही लगाओगे ना क्रॉस वाला। तो क्या लगेगा फॉर्मूला? जल्दी बताओ। आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो बच्चों जरा चेक करो, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 ही होता है। बच्चों थीटा कितना हो गया? चेक करो, आई कैप ये भी इधर ही जा रहा है, दूसरा आई कैप भी इधर ही जा रहा है, तो थीटा 0 हो गया ना। तो साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। बच्चों चेक करना साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब 0 का मल्टीप्लाई आप किसी से भी कुछ भी कितना भी कर दो, फाइनली क्या आएगा? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? इससे ये बात पता चल गई कि I क्रॉस I या J क्रॉस J या K क्रॉस K क्या आएगा? ये दिमाग में फिट रहेगा लंबे समय तक या नहीं? ये रिजल्ट है, ये मैंने यहां पर सीधा रिजल्ट लिख दिया है, याद रहेगा। I देखो, I डॉट I की बात नहीं कर रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था, I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 1 था। यहां पर I क्रॉस I हो रहा है, तो I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K क्या होगा? और यहां से एक और बात पता चली, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो भी 0 आएगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट। दुनिया की कोई भी दो वेक्टर, मान लो A वेक्टर और B वेक्टर है और वो दोनों पैरेलल हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या हुआ? तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा? यहां से ये भी तो सीखने को मिला ना। मेरी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। बच्चों क्या तुम्हें पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप है, इसका यूनिट वेक्टर जे कैप है और इसका यूनिट वेक्टर के कैप है। ये तो पता होगा, ये तो पता है। अब अगर मान लो मैं आई क्रॉस जे कर दूं तो क्या होगा? आई क्रॉस जे कर दूं तो क्या होगा? अरे भैया फॉर्मूला यहाँ पे है, इधर देखो, यही फॉर्मूला लगाओगे तो लगाना जरा। आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप।
कोई दिक्कत? बच्चों आई और जे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा कितना है आई और जे के बीच में? 90। तो साइन 90 कितना होता है? 1 इंटू एन कैप की जगह लगा दूंगा मैं के कैप, और मेरा फाइनल आंसर आ गया के कैप। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर 1 1 1 तो समझ में आ गया, ये एन की जगह आपने के क्यों लगाया? यही लग रहा होगा तुम लोगों को, तो बताता हूं। देखो आई और जे का मैग्नीट्यूड 1 1 हो गया, साइन 90 1 हो गया, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? 90। यहाँ पे एन की जगह के क्यों आया बताता हूँ। बच्चों मैंने क्या बोला था, जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं निकलकर एक नया वेक्टर आता है, और जो नया वेक्टर निकल कर आता है वो उन दोनों वेक्टर्स का जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो जरा चेक करो ऐसा कौन सा वेक्टर तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है जो i के भी परपेंडिकुलर है और j के भी परपेंडिकुलर है? k वेक्टर जो इस प्लेन से बाहर आ रहा होगा। तो यहाँ पर n की जगह n क्या है? डायरेक्शन ही तो बता रहा है ना उस नए वेक्टर की, तो वो k ही तो हुआ। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू k कितना हो जाएगा? k। कोई दिक्कत? अब इसमें ये बात आप याद रखना, i क्रॉस j करोगे तो क्या आएगा? j क्रॉस k करोगे तो क्या आएगा? k क्रॉस i करोगे तो क्या आएगा? याद रहेगा या भूल जाओगे? अरे भाई याद रखोगे या नहीं रखोगे? नहीं बोलोगे? अरे याद नहीं रखोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है भाई। तो याद रखना बच्चों, i क्रॉस j करने पर k आएगा, j क्रॉस k करने पर i, k क्रॉस i करने पर j। कोई दिक्कत? अब यहां पर एक और मजे की बात सुन लो। अगर आपने j क्रॉस i कर दिया तो क्या होगा? j क्रॉस i कर दिया, यही फॉर्मूले लगाओगे, बट यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के, क्योंकि फिर वो जो k है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में उधर भी जा रही है, माइनस के है। k वेक्टर प्लस का, k वेक्टर माइनस का। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर आपने k क्रॉस j कर दिया तो क्या आ जाएगा? माइनस i आ जाएगा। और अगर i क्रॉस k कर दिया तो माइनस j। ये भी तुम्हें याद रखना है। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है। a क्रॉस b करने पर b क्रॉस a के बराबर नहीं आता, बल्कि उसका नेगेटिव आता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये बात समझ में आ गई सबको? इसको याद करने का आसान तरीका बता दूं बच्चों। अगर कभी देखो ये तो याद हो गया होगा, अगर इसमें तुम्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है तो मेरी बात सुनो। इधर देखो, इधर 1 2 3 आपको ये काउंटिंग रीड करनी है और सिर्फ आप यूनिडायरेक्शनल जा सकते हो। तो 1 के बाद क्या आएगा बच्चों? 2 के बाद, अब 3 के बाद कोई नहीं है, इसलिए आप वापस कहां पे जाओगे? 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3। आपके पास यही एक रास्ता है और आप कहीं नहीं जा सकते। अब आप इसको ऐसे समझो, i j k, तो i क्रॉस j करोगे तो क्या मिलेगा? i का किससे क्रॉस किया आपने? j से, तो कौन मिला? चेक कर लो, i क्रॉस j k आ गया प्लस का। अगर j क्रॉस k करोगे तो क्या मिलेगा? उसका अगला यानी i, चेक करो प्लस का i। फिर k क्रॉस i करोगे तो क्या मिलेगा? उसका अगला यानी j। अगर इस पैटर्न का आपने उल्टा कर दिया, j क्रॉस i कर दिया, तो j और i के बाद मिलना तो k ही है, ये तो कंफर्म है, और वो माइनस का मिलेगा। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? आ गई? बहुत बढ़िया। तो अगर मेरे ख्याल से अगर आपको ये याद हो गया तो ये तो उसका ऑपोजिट ही करना है खाली। या एक तरीका और बता देता हूं आपको, i j k, आपको क्लॉकवाइज पहले ये बना लेना कहीं पे, इसके हिसाब से चलना है। अगर आप i से j पर जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? प्लस का k। j क्रॉस k कर रहे हो तो क्या मिलेगा? प्लस का i। और k क्रॉस i कर रहे हो तो क्या मिलेगा? प्लस का j।
अब तो ठीक है, इससे भी याद हो जाएगा, तो ये ऐसे बना लेना, इससे याद कर लेना। क्लियर हो गया? आगे समझ में? अरे इतना मुश्किल नहीं है यार, ये याद कर लोगे तो हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप था ना, इसको जरा सॉल्व करते हैं। हमारे पास आया फाइनली क्या कि अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप, यही था ना। अब जरा इसका आरएचएस सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग आरएचएस। आरएचएस मतलब ये वाला पार्ट। आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं है, ये तुम लोगों को आता है पहले से ही। देखो जरा चेक करो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो। ये रहा तुम्हारे सामने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बोलो हाँ। तो यहाँ पर आप खाली क्या पुट कर दोगे? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रहा आपके सामने a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इनटू एन कैप। इसको जरा साइड कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप सबको निकालना आता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, थीटा अगर आपको गिवन है तो साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल ही लोगे, बचा क्या? एन कैप। अगर जरा चेक करो ये वाला पार्ट बच्चों क्या आएगा सॉल्व करके, जल्दी बोला करो यार। नंबर, क्योंकि a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों ही ये 6 के 6 क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है जो कि नंबर होते हैं। तो नंबर का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर, सबका सम, उसका अंडर रूट क्या आएगा? यहां से भी क्या निकल कर आएगा बच्चों? नंबर। साइन थीटा करने पर भी क्या निकल कर आएगा? नंबर। और इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा? नंबर। नंबर। लेकिन इसके साथ बच्चों याद रखना इनटू में एन कैप भी चल रहा है, इनटू में एन कैप भी चल रहा है, यानी ये हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड और एन कैप ने दे दिया आपको डायरेक्शन। तो अब बताओ फाइनली निकल कर क्या आया आपके पास? वेक्टर। एक नया वेक्टर। याद रखना ये नया वेक्टर जिसको हम सी वेक्टर बोल रहे हैं वो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, याद रहेगा? कोई दिक्कत? चले आगे। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट यानी आरएचएस वाला पार्ट। अब ये एलएचएस कैसे सॉल्व होगा भैया, ये भी सीख लो, इंपॉर्टेंट है, जीवन में काम आएगा। ये वाला पार्ट इरेज कर दूं बच्चों, तुम ये सब लिख लोगे ना कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर, तो मैं ये इरेज कर रहा हूं। अब हम इसी एक्सप्रेशन का सॉल्व करने जा रहे हैं एलएचएस वाला पार्ट, सॉल्विंग एलएचएस। बच्चों एलएचएस में कौन नजर आ रहा है? एलएचएस में नजर आ रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाँ या ना? बच्चों तुम्हें डॉट प्रोडक्ट याद है? ए डॉट बी कैसे किया था? हमने पूरा ए वेक्टर ये वाला लिखा था, यहाँ पे बी वेक्टर लिखा था यहाँ पे, फिर हर एक टर्म का सबसे मल्टीप्लाई किया था, याद है कि भूल गए? पर यहाँ पर हमें ऐसे नहीं करना। यहाँ पर क्या करना है ध्यान से देख लो बच्चों, तुम्हें एक डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट अभी जानते नहीं होंगे तुम लोग, 12th में तुमने पढ़ा नहीं है, तो जो भी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसको एज इट इज याद कर लो। यहाँ पे लिखोगे i, यहाँ पे लिखोगे j और यहाँ पे लिखोगे k, समझ गए? अब जरा चेक करो आप a क्रॉस b कर रहे हो या b क्रॉस a कर रहे हो? a क्रॉस b, पहले कौन आया? a, तो a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख दो, a1 b1 c1, मतलब i वाला a1 था, j वाला b1 था, k वाला c1 था, उसी के अकॉर्डिंग लिख दो। और b वेक्टर के भी लिख दो, a2 b2 c2, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इसके बाद आपको करना क्या है, आप क्या फाइंड कर रहे हो? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सबसे पहले यहां पे लिखना i क्या,
और इस आई वाले पार्ट को आप छुपा लो ऐसे करके। बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है? ए क्रॉस बी फाइंड करना है ना, तो आपको पहले ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, डिटरमिनेंट बोलते हैं इसको। ऊपर आई जे के ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सबसे पहले क्या लिखोगे? और जैसे ही आई कैप लिखोगे, आई वाला सेक्शन पूरा छुपा दोगे। छुपा दिया। अब आपको सिर्फ दिख रहा है B1 C2 B2 C1, मतलब आपको ये दिख रहा होगा, जरा चेक करो, B1 C1 B2 C2, इसको छुपाने के बाद। सही है? तो पहले आप इसका मल्टीप्लाई करोगे B1 C2 और बाद में मल्टीप्लाई करोगे B2 C1 का, मतलब इसका इससे, और बीच में क्या आएगा? माइनस। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? याद रहेगा? इसके बाद चलते हैं आगे। यही काम आपको करना है जे के साथ। फिर आप लगाओगे जे कैप। जे कैप बच्चों, जे वाले में क्या लगा दोगे? ऑटोमेटिक माइनस। जैसे आई लगाया था ना, आई प्लस का लिया था, वैसे ही जे आपको लेना है माइनस का। ये रट लो, इसको रट लो। अब ये क्यों माइनस का ले रहा हूं बाद में बताऊंगा। जे लगा के वही काम करना है आपको, जे वाला पार्ट पूरा छुपा दो। जब जे वाला पार्ट छुपा दोगे तो A1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? C2 से। यानी ये हो गया बच्चों A1 C2 माइनस A2 C1, माइनस A2 C1। अगर इसमें जरा सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई ना, आंसर गलत आएगा आपका। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। फिर बच्चों प्लस लगाओगे के कैप, आई वाले में प्लस आएगा, के वाले में प्लस आएगा। अब के वाला जब आप लिख रहे हो तो के वाला पार्ट छुपा दोगे। अब जब ये वाला पार्ट छुपा दोगे तो A1 का मल्टीप्लाई B2 से होगा, A2 का B1 से। क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। A1 B2 माइनस A2 B1, खत्म हो गया। आ गया आंसर, खत्म हो गया। समझ में आ गया? बच्चों चेक करना, ये जो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हमने LHS वाला पार्ट सॉल्व करा है। देखो RHS में साफ दिख रहा था एक नया वेक्टर है। क्या LHS वाला पार्ट सॉल्व करके नया वेक्टर आपको दिख रहा है? ठीक से देखो आंखें खोल के। B1, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 सारे क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी नंबर। तो नंबर इनटू नंबर क्या होगा? नंबर। नंबर इनटू नंबर, नंबर। नंबर माइनस नंबर, नंबर ही आएगा। तो इसको 2 मिनट के लिए मैं P मान लूं। मान लेते हैं P आ गया। ये पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करके क्या आ गया? P। और इसके पीछे आई कैप लगा दिया, आगे की बजाय पीछे लगा दिया, एक ही बात है। माइनस ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके कोई नंबर ही तो आएगा, उसको Q मान लेते हैं, Q जे कैप, और प्लस इसको मान लेते हैं स्मॉल r के कैप। आपको दिख रहा है ये एक नया वेक्टर नहीं आ गया? इसका मतलब RHS सॉल्व करो या LHS, आपके पास एक नया वेक्टर ही आएगा। कहीं बच्चों ये C वेक्टर तो नहीं है? बच्चों कहीं वही वेक्टर तो नहीं जिसको हम C बोल रहे थे क्रॉस B करने पे? यही है वो। समझ में आ गया? अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि आपसे C वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। हाँ, कैसे फाइंड करोगे बच्चों? ये रहा तुम्हारे सामने वेक्टर, और कैसे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ये तुम्हें अच्छे से पता है। क्या करोगे? p स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? भाई A क्रॉस B करके वेक्टर आएगा, ये कंप्लीट वेक्टर है, अपने आप में चेक कर लो। और अगर A क्रॉस B का भी मैग्नीट्यूड पूछ लिया, होल का मैग्नीट्यूड है ये। A मैग्नीट्यूड इनटू B मैग्नीट्यूड अलग चीज होती है। A क्रॉस B इज अ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मतलब C वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि ये है। समझ में आ गया? अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों लगाया, ये बता दो, है ना? सुनो बच्चों, जब आपने I को छुपाया था तब आप B1 का मल्टीप्लाई C2 से B2 का C1 से कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं जरा चेक करो, जब आपने I को छुपाया तो आप J से K की तरफ जा रहे थे, J से K की तरफ, J से K की तरफ, जो कि एकदम सही सही चल रहा है पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए प्लस लिया था। बच्चों जब आपने K वाला पार्ट को छुपाया था, जरा चेक करो, K वाला पार्ट छुपा दो, तब आप A1 का B2 से A2 का B1 से कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप I से J पे जा रहे हो, I से J पे जा रहे हो, जो कि पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है।
हाँ यार, लेकिन जब, इसीलिए आप प्लस था, जब आपने जे वाले पार्ट को छुपाया तब आप चेक करो A1 C2 A2 C1, मतलब I से K पे जा रहे हो। क्या हम I से K पे जा सकते हैं? नहीं, K से I पे जा सकते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। हाँ यार, तो क्योंकि जा तो हम उल्टा ही रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। आ गई बात समझ में? पक्का याद रहेगा? तो याद रखना, जब इस तरह का डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करोगे, I के आगे प्लस, K के आगे प्लस, J के आगे ऑलरेडी माइनस लगा देना, और सॉल्व करने का वही तरीका है, छुपा के इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे। कोई दिक्कत? यहां तक सबको कहानी समझ में आ गई? इसके बाद इसका हमने LHS पढ़ लिया, RHS पढ़ लिया, अब मुझे तुम्हें सिखाना है साइन थीटा। ठीक है, इसको इरेज कर दूं, यहां तक लिख लोगे बच्चों? पक्का? चले आगे। या अगर मान लो आप लोगों से पूछ लिया गया हाउ टू फाइंड थीटा, थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। इमेजिन करो आपको थीटा दिया ही नहीं है, तब क्या करोगे? तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे ऑब्वियसली। तो हम क्या लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। बोलो हाँ। इस ए बी का मतलब समझ गए ना, वो मैग्नीट्यूड ही है। अगर वेक्टर होता है तो ऊपर वेक्टर का साइन लगता है। पॉज करने जरा। समझ में आ गया ना बच्चों? आपको थीटा फाइंड करना है, थीटा आपको नहीं दिया हुआ, क्या करोगे बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, आप जरा कॉमन सेंस लगाओ। साइन थीटा ये सॉल्व करके आता क्या आपके पास? वेक्टर है नंबर? अरे भैया थीटा 30 डिग्री डालो जरा, साइन 30 1/2 ही तो होता है, तो ये तो नंबर है ना, यहाँ तो डायरेक्शन का वही काम नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि इस एक्सप्रेशन में LHS और RHS दोनों में ही एक वेक्टर छुपा हुआ है, और यहां वेक्टर का कोई काम नहीं है। तो बच्चों अगर ये सच में एक कंप्लीट वेक्टर है, तो अगर मैं इसका मॉड कर दूं, मतलब कि मैग्नीट्यूड निकालूं, तो यहां से n कैप हट जाएगा। बोलो हाँ। नहीं समझे ना? नहीं समझे ना? A क्रॉस B करके क्या निकल कर आता है? पूरा कंप्लीट वेक्टर। पर मैंने इसका क्या निकालना है? खाली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट ही तो बचेगा, डायरेक्शन वाला पार्ट चला जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से सुनो, फिर से सुनो। ये पूरा कौन सा वाला पार्ट है? जल्दी बोलो, कितनी बार बताऊं? और ये वाला पार्ट बच्चों कौन सा है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, निकल कर क्या आएगा? एक कंप्लीट, यानी इधर पूरा एक वेक्टर है, इधर भी पूरा एक कंप्लीट वेक्टर है। बोलो हाँ। अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करूं, मैं इसका मॉड का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो इधर कौन बचेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये मर जाएगा। अभी आगे बात समझ में? तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप A क्रॉस B लिखोगे तब तो पूरा AB sin थीटा n कैप आएगा, पर जैसे ही डिटरमिनेंट लगाओगे, मॉड लगाओगे, n कैप हट जाएगा, क्योंकि आप एक तरीके से मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो। सही है गलत है? अब बताओ आपको क्या फाइंड करना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा यही रहेगा, A और B डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A का मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ये फॉर्मूला किसका है? जल्दी बोलो। साइन थीटा। वैसे तो साइन थीटा का, पर यहां से थीटा सॉल्व होकर के आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? किसी को ये तो नहीं लग रहा कि सर नीचे भी A और B का मैग्नीट्यूड है और सर ऊपर भी A और B का मैग्नीट्यूड है, ऐसा तो नहीं लग रहा? अरे भैया नीचे सिर्फ A का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय B मैग्नीट्यूड है, और न्यूमरेटर में A क्रॉस B करके जो नया वेक्टर आता है उस कंप्लीट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो मैंने PQR करके लिखा था। याद है कि भूल गए? अरे लिख देता हूं यार, नहीं तो तुम लोग पता है क्या बोलोगे, सर आपने हमको ठीक से नहीं समझाया। अब बताओ A वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर।
मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। न्यूमरेटर में चलो चेक करो a क्रॉस b, यानी पहले आपको a क्रॉस b फाइंड करना पड़ेगा। तो जो एक नया वेक्टर आएगा c वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? करके दिखाऊं दोबारा से। देखो मान लो आपके पास ये रहा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो आप क्या बनाओगे, i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2। जरा चेक करो a क्रॉस b कैसे आएगा। पहले आप i लगाओगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसको छुपा के b1 c2 b2 c1 b1 c2 माइनस b2 c1, j वाले में माइनस लग जाएगा, इसको छुपा दो, क्या आ गया, a1 c2 माइनस a2 c1 a1 c2 माइनस c2 a1 c2 a2 c1 a2 c1। और मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, k वाले में प्लस आ जाएगा, k वाले में k को छुपा दो, क्या बचा, a1 b2 माइनस a2 b1 a1 b2 माइनस a2 b1। हाँ या ना? जरा चेक करो, न्यूमरेटर में ये पूरा एक कंप्लीट वेक्टर है और इस पूरे का आपको क्या लगाना है, मॉड, यानी कि मैग्नीट्यूड। आ गया समझ में? अब जरा दिमाग लगाओ, ऊपर भी मैग्नीट्यूड आ रहा है यानी कि एक नंबर आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक नंबर आ रहा है। तो जब आप साइन थीटा फाइंड करोगे तो न्यूमरेटर में भी एक नंबर आएगा, नीचे भी नंबर इनटू नंबर नंबर आएगा, तो यहां से साइन थीटा आराम से सॉल्व होके आ जाएगा या नहीं? समझ में आ गया? तो तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि जब साइन थीटा फाइंड करना होगा उसके लिए हमें a क्रॉस b का डिटरमिनेंट यानी मॉड करना होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। तो यहाँ से n कैप हट जाएगा और फिर साइन थीटा का फॉर्मूला तुमको ये वाला याद रखना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अगर मान लो तुम्हें सिर्फ n कैप फाइंड करना हो तो क्या करोगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना आ गया, LHS आ गया, RHS आ गया, थीटा फाइंड करना आ गया, ये भी समझ में आ गया। अगर मान लो मैं ये कहूं हाउ टू फाइंड n कैप ऑफ टू वेक्टर्स, या दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में n कैप कैसे फाइंड करोगे, तो देखो घूम फिर के आप इसी फॉर्मूले पे आएंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू a b साइन थीटा n कैप। सही है गलत? अब जरा दिमाग लगाओ, आपको फाइंड क्या करना है, यानी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो क्योंकि डायरेक्शन फाइंड करनी है तो इस बार हम लोग डिटरमिनेंट या मॉड नहीं लगाएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, इसको डायरेक्शन के टर्म्स में रहने दो। बच्चों n कैप फाइंड करने का मतलब ये हुआ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन a b साइन थीटा। खत्म। अब जरा दिमाग लगाओ, n कैप क्या है, जल्दी बोलो, यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ही। अब RHS में चेक करो, वेक्टर आ रहा है, नीचे पूरा का पूरा क्या है, मैग्नीट्यूड, ऊपर क्या है, वेक्टर। तो जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर नहीं आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, a क्रॉस b करने पर एक नया वेक्टर आता है c वेक्टर, तो ये कंप्लीट वेक्टर है और आप इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो। चेक करो, a b sin थीटा c वेक्टर का ही तो मैग्नीट्यूड है, तो जब c वेक्टर को c के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, c क्या, यानी डायरेक्शन। आगे बात समझ में? तो फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है। चले आगे, देखो ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से तब समझ में आएंगी जब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। अभी सिर्फ थ्योरी समझाई जा रही है, जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तब और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट से और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। समझ गए? अब हमने दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया है, बस एक छोटी सी चीज अभी भी रहती है।
दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एक जो नया वेक्टर आता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस पर वो दोनों वेक्टर लाई करते हैं, और पर अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो वेक्टर प्लेन के ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ये कंफर्म नहीं है अभी, हाँ या ना? तो वो भी देख लो बच्चों। यहां पर तुम्हें लगाना है राइट हैंड स्क्रू रूल। याद है कि भूल गए? राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे लगाते हैं? सीधे हाथ से इमेजिन करो ये बोर्ड है, आप इसमें इसको टाइट कर रहे हो ऐसे, तो जब आप ऐसे घुमाओगे इसको तो आप कैसे घुमा रहे हो जरा चेक करो, क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे लगा के स्क्रू के साथ ऐसे करोगे तो वो बोर्ड के अंदर जाएगा या बाहर आएगा? अंदर जाएगा। तो बच्चों अंदर जाने को हम लोग बना देते हैं क्रॉस। समझ में आ गया? क्रॉस का साइन का मतलब क्या है? कोई चीज प्लेन के अंदर जा रही है। और बच्चों अगर मान लो कोई स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है और स्क्रू ड्राइवर लगा के मैं उसको उल्टा घुमा रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे, तो जरा चेक करो, ऐसे का मतलब है मैं इस डायरेक्शन में घूम रहा हूं, तो जो स्क्रू है वो ऐसे करने पर बाहर आएगा या अंदर जाएगा? और बाहर आने को हम कैसे बनाते हैं? डॉट। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? इतनी बात पक्का समझ में आ गई ना? अब आप इमेजिन कर लो कि A और B इसी बोर्ड के प्लेन पे है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो C वेक्टर आएगा वो या तो बोर्ड के बाहर जाएगा या बोर्ड के अंदर चला जाएगा, हाँ या ना? अब बताओ जल्दी। मान लो ये रहा A वेक्टर और ये रहा B वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है बच्चों? थीटा। मैंने तुमसे कहा कि A क्रॉस B फाइंड करो। अब जरा दिमाग लगाओ, क्योंकि A पहले लिखा है B बाद में लिखा है, तो आप A से B की तरफ जा रहे हो। A से, समझ में आ रहा है? A से B की तरफ जा रहे हो, तो करना जरा ऐसे जा रहे हो। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो अपने हाथ, अपने जरा राइट हैंड बाहर निकालो और जरा इसको दिमाग लगाओ, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो इमेजिन करो ये अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है? अंदर जा रहा है ना? तो अब अंदर जा रहा है तो यहां पर क्या बनेगा? इनवर्ड्स द प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी जो नया वेक्टर C वेक्टर आएगा वो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा होगा। समझ में आ गई बात? और बच्चों यहीं पे अगर मैं तुमसे कहूं कि B क्रॉस A फाइंड करो तो क्या करोगे? इसी केस में B क्रॉस A, मान लो ये रहा B वेक्टर और ये रहा A वेक्टर। अब आप B क्रॉस A कर रहे हो तो पहले B है बाद में A, तो B टू A जा रहे हो, तो जरा चेक करो B टू A जा रहे हो तो फिर आप ऐसे चल रहे हो, इसको जरा ऐसे ऐसे घुमाना, ढक्कन खोल रहे हो ऐसा लग रहा है, तो ये बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है? तो C वेक्टर कैसा होगा? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर जा रहा होगा। समझ में आ गया? तो यानी कि यहां पर क्या बनेगा? डॉट, यानी आउटवर्ड्स द प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं है, क्योंकि एक वेक्टर बिल्कुल अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, इक्वल कैसे हो गए? हाँ, पर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो पक्का इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ना देखा जाए, A क्रॉस B क्रॉस A देखा जाए तो खाली डायरेक्शन का ही तो फर्क है, तो अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो चल जाएगा? मतलब एक में C वेक्टर आ रहा है, दूसरे में भी C वेक्टर ही आ रहा है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट ही तो है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। अगर इक्वल होता तो I क्रॉस J और J क्रॉस I बराबर नहीं हो गए होते, तो वहां प्लस के है या माइनस के क्यों आ रहा है? क्योंकि बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। बात समझ में आ गई बच्चों? अब तुम लोग डायरेक्शन डिफाइन कर लोगे आराम से। देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा लेंथी है काम उसमें समझाने का, इसीलिए पूरी एक क्लास लग गई इसमें, जबकि डॉट प्रोडक्ट बहुत जल्दी हो गया था। समझ में आ गया? चले आगे। अभी भी इसमें कुछ दो चार चीजें हैं जो मुझे समझानी है, इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लेना। हाँ, इसके बाद आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मान लो ए और बी वेक्टर या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब तो जानते ही होंगे, तो एंटी पैरेलल का मतलब क्यों नहीं जानते? यहाँ पे थीटा कितना हो गया 0 और यहाँ पे थीटा कितना हो गया 180। तो या तो दो वेक्टर पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों क्या होगा, जल्दी बोल दो। ए क्रॉस बी करने पर क्या आएगा, ए बी साइन 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री और एन कैप। और हम अच्छे से जानते हैं साइन 0 डिग्री और साइन 180 दोनों की वैल्यू क्या होती है 0। तो कुल मिला के क्या आया 0। बताया तो था, जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, भूल गए, याद आ गया? चले आगे। तो दो अलग अलग केस बनाने की जरूरत नहीं है, 0 और 180 दोनों में 0 आ जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तब क्या होगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पर आपके पास आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पर आपके पास आ जाएगा सिर्फ ए बी एन कैप। समझ गए? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। नंबर 3, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया? नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। मतलब अगर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से हो रहा है तो आप कर सकते हो ऐसा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। मतलब दोनों मेथड सही हैं। आप पहले बी और सी का सम कर लो और जो आंसर आएगा उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तब भी वही आंसर आएगा। या फिर आप ए क्रॉस बी मतलब ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग करके जोड़ दो, तब भी आंसर वही आएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अगर मान लो इफ a vector a vector is multiplied to itself, तब क्या होगा? मतलब a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? अरे ये वाला केस तो हो गया, थीटा 0 आ गया ना, तो i क्रॉस i की तरह 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, इसी केस में नंबर 5 हो गया ना। नंबर 6, if theta is equal to 90 degree then magnitude of a cross b क्या होगा? तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ a b होगा। ये केस ऑलरेडी हो चुका है, ध्यान से देखो। अगर थीटा 90 है तो जरा चेक करो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होगा? a b n कैप। और इसी का अगर मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो यहां से n कैप हट जाएगा, तो वही तो कर रहा है, चेक कर लो। आ गया समझ में? तो बच्चों इसी के साथ तुम्हारा ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला टॉपिक था ये खत्म हो गया थ्योरेटिकली, लेकिन अभी इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे बाकी हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा इसमें तुम चाहो तो एग्जांपल भी लिख सकते हो बच्चों कि क्रॉस प्रोडक्ट कहां कहां यूज होता है। तो ये यूज होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम में। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P। अरे याद है कि भूल गए? ये मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में ही समझाया था केमिस्ट्री में। और कहां यूज होता है बच्चों? टॉर्क फाइंड करने में। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? R क्रॉस F। समझ में आ गया? तो इसमें एक दो एग्जांपल लिख लेना।
अब ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा तुम लोग न्यूमेरिकल करोगे ना इसके ऊपर उतना ही ये टॉपिक तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो जो भी आज हमने पढ़ा है वो सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। जितनी जल्दी समझ में आया उतनी जल्दी भूल भी जाओगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।